अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, आप तमाम का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज 2 से 3 मुद्दों को मैं लेकर आया हूं, पॉइंट को, जिसके ज़रिए आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस देने की कोशिश करूँगा जिसका जो है आपको फ़ायदा होगा और आपको समझ में आएगा कि जो भर्ती की प्रोसेस है, जो 2-3 मुद्दे में भर्ती की प्रोसेस में जो आरक्षण है, किस कास्ट को जो है कितना आरक्षण, यानी कि किस कैटेगरी को कितना आरक्षण होता है हमारे महाराष्ट्र में, वो। और पहला पॉइंट है मेरा, जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में, कि मेरा जो पहला पॉइंट ये है कि सीटेट जो है, सीटेट आने वाली जो सीटेट है, जिसमें न्यू कमर्स जो है आप एंट्री करेंगे, कोई पहली दफ़ा दे रहा है, कोई दूसरी दफ़ा दे रहा है, कोई रिपीट कर रहा है, एकदम कोई फ्रेशर है, किसी का जस्ट डीएड हुआ है, बीएड हुआ है, ऐसे कई स्टूडेंट्स होंगे जो वो सीटेट देना चाहते होंगे, ठीक है। और आजकल माहौल भी ज़्यादा है इसका, तो ये मेरा पहला पॉइंट रहेगा। जो भी मेरे सब्सक्राइबर है रेगुलर्स, उनके जो पहचान में उन तक ये वीडियो आपको पहुंचाना है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि आप सीटेट टीईटी पास करके टैट दे चुके हैं। अब आगे की प्रोसेस का आपको इंतजार है, लेकिन जो सीटेट है इसकी मैं एक जो है वजाहत करने की कोशिश करूंगा एकदम इजी गोइंग में। पूरे मीडियम वाले जितने भी मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, इंशाल्लाह 100% फ़ायदेमंद रहेगा। मैं कुछ बातें बताने की कोशिश करूंगा, ना ही मैं क्लासेस लगाने की बात करूंगा, ना ही मैं कोई चीज़ बोलूँगा। मैं सिर्फ एक सेलेक्टेड बातें बताऊँगा जो मैं पिछले 10 सालों से, तकरीबन 10 सालों से, 2014 से, जहाँ से मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठी है वो बता रहा हूँ, और बहुत से लोगों का जो है फ़ायदा हुआ है। अब मेरे चैनल के जो सब्सक्राइबर है, जिनको मैंने पिछले 2-3 सालों में ये चीज़ें बताया है, वो ज़रूर ये न्यू कमर्स के लिए कमेंट करके बताएं कि हमने जो सजेस्ट किया था आपको। मुझे कई ऐसे मैसेजेस भी आए हैं मेरे दोस्तों के, उसके अलावा कई कॉल्स भी आए हैं सीटेट पास होने के बाद में, जो मैंने तरीका बताया। न्यू कॉमर्स वाले जो भी मेरा सुन रहे हैं, मेरी इन बातों पर बस अमल कर लो, इंशाल्लाह 100% जो है तुम पास होंगे सीटेट में, ठीक है। 100% बोल रहा हूँ मैं। तो बात यह है कि सीटेट में आसान तरीके से किस तरीके से जो है पास होना है। सीटेट का जो है पास करने का पहली दफ़ा में आसान तरीका क्या हो सकता है? आजकल उसमें नॉर्मलाइजेशन आ गया है, तो वो भी बात पर मैं बोलूँगा। और डीएड बंद होने वाला है, ऐसा जो आज न्यूज़ आई है, न्यू शैक्षणिक जो पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके हिसाब से 2-3 पॉइंट में बयान करूँगा। देखो, सबसे पहले जो चीज़ है कि सीटेट तुम दे रहे होंगे, इस बारी में हो सकता है कि जुलाई में हो सकता है कि अगस्त में हो, XYZ, लेकिन अगली सीटेट होंगी जब भी होंगी जुलाई अगस्त में, तो उससे पहले हमको अपना माइंड सेट करना है। और ये माइंड सेट करने के लिए ये वीडियो है। नए जो बच्चे हैं उनको ज़रूर ब ये देखना है। किसी भी किस्म की कोई भी मैं क्लास लगाने की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सीटेट ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है टीईटी है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, 2011 से ये कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। कोई भी डीएड बीएड होल्डर जो टीचर बनना चाहता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वहाँ पर उसको सीटेट पहले क्रैक करना होता है, और उसके बाद ही उसको प्राइमरी लेवल पर जो है आना होता है, पहली से 8वीं पर, ठीक है। किसी भी स्टेट में आरटीई 2009 के हिसाब से ये जो है लागू होता है। इसके बाद में जो आता है सीटेट, ये जो है सीबीएसई कंडक्ट करता है। और इसके बाद में जो बात की जाए पेपर की, तो पेपर इसमें जैसा महा टीईटी का होता है, सेम वैसे ही पेपर होता है, जिसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं जो आमतौर पर टीईटी वगैरह में होते हैं, जिसमें साइकोलॉजी होता है, लैंग्वेज 1 होता है, लैंग्वेज 2 होता है, साइकोलॉजी होता है, मैथमेटिक्स और ईवीएस यानी कि माहौलियात होता है, ठीक है। ये मोटी मोटी बातें सामने पहले जो मैं बता रहा हूँ ये जहन में रखो, क्योंकि 90% जो है बच्चे का जम्बलिंग यही कर जाते हैं। अब ये जो पेपर का लैंग्वेज जो मीडियम होता है, ये पेपर का जो मीडियम होता है, इसमें जो है बाइलिंगुअल पेपर होता है। बाइलिंगुअल यानी 2 ज़बानों में ये पेपर होता है, जी। एक साइड से जो है हिंदी होता है और एक साइड से इंग्लिश होता है। आपकी जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है, इसमें आप जो सिलेक्ट करते हैं वो उसी लैंग्वेज में आता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर कोई उर्दू मीडियम वाला है तो पहली लैंग्वेज उर्दू लेगा, कोई मराठी मीडियम वाला है तो पहली लैंग्वेज वो मराठी लेगा। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सिलेक्ट करना ये हमारे दिल पर होता है, और उसके बाद के सब जो है पूरे इंडिया के बच्चों के लिए कॉमन होता है 90 मार्क का, जिसमें सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ही पेपर होता है, सिर्फ लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। अब ये एक्चुअल में यहाँ पर चीज़ है, खेल यहीं पर है। तो अब पेपर 2 की बात करूँगा तो पेपर 2 में 2 कैटेगरीज होते हैं, जिसमें सोशल साइंस एक होता है और मैथ साइंस होता है। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने बीए कर चुके हैं, डीएड के साथ में बीए कर चुके हैं, या बीए बीएड कर चुके हैं, XYZ जो भी होंगे, तो उनके लिए समाजशास्त्र होता है या सोशल साइंस होता है, समाजियात हम जिसको बोलते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो बीएससी कर चुके हैं डीएड के बाद, या बीएससी बीएड कर चुके हैं XYZ, तो उनके लिए पेपर 2 लागू होता है, ठीक है। पेपर 2 के अंदर सोशल साइंस वालों को 60 मार्क का सोशल साइंस होता है, साइंस मैथ्स वालों को 30 का साइंस, 30 का मैथ्स होता है। ये हो गया इसकी एक मोटी मोटी बात। मैंने मीडियम का बता दिया। जो मीडियम ऑफ जो आंसर होता है आपका, वो सिर्फ लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपके दिल पर होता है। जैसा कि आप एक पूरे ओवरऑल इंडिया से अगर मुझे कोई देख रहा होगा, पूरे इंडिया में जहाँ कहीं पर भी मेरा जो है चैनल या सीटीटी की वजह से देखा जा रहा होगा, तो उनको मैं सजेस्ट यही करूँगा कि बेसिक बातों को आप पहले समझ लो, जज्बात में काम मत लो, किसी से राय लेने के बाद में जमलिंग मत हो, ठीक है। तो लैंग्वेज 1, जैसा कि अब मैं उर्दू मीडियम की बात करूँ, तो उर्दू मीडियम के टोटल स्टूडेंट्स से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर हो सके, जितनी पॉसिबिलिटी हो सके, तो लैंग्वेज 1 उर्दू लो और लैंग्वेज 2 जो है हिंदी लो। मैं यहाँ 100% इंशाल्लाह गारंटी देता हूँ अगर तुमने ऐसा करे तो, ठीक है। अब जो लैंग्वेज 1 जब तुम उर्दू लेंगे और लैंग्वेज 2 जो हिंदी लेंगे, तो यहाँ तुमको जो है कॉन्सेंट्रेट जो है ये 2 लैंग्वेज पे करना है। ऊपर के 60 मार्क के ये 2 होते हैं। इसके बाद में आ जाओ साइकोलॉजी, उसके बाद में आ जाओ मैथमेटिक्स और ईवीएस, पहले पेपर की बात। अब जब तुम लैंग्वेज 1 जो लेंगे और लैंग्वेज 2 जो लेंगे, यहाँ ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
एक्चुअल में जब तुम्हारे सामने पेपर आएगा, पहली चीज़ जो रहेंगी तुमको फ्रेशर्स के लिए मैं बोलने की कोशिश करूंगा, या जो सीटीटी भी नहीं है और टीटी भी नहीं है, वो ये वीडियो के देखने के बाद में मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पास हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जो है ज़्यादातर जो है पहले एनालाइज करो, ठीक है। वो चाहे यूट्यूब के जरिए हो, वो चाहे तुम्हारे पर्सनल जो है एक पिछले 10 साल के पेपर जो है ऑनलाइन बुलाकर एनालाइज कर सकते हो। इतना नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, तुमको जो है एग्जाम से 1 महीना पहले या ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 दिन पहले, 40 दिन पहले स्टडी शुरू करनी होगी। 1 महीना भी मेरे हिसाब से बहुत है, लेकिन किसी किसी के आईक्यू के हिसाब से रहता हो। 40 दिन पहले स्टडी शुरू करें। उसमें तुमको सबसे मेन चीज़ जो है लैंग्वेज 1 उर्दू जो होता है, और लैंग्वेज 2 जो हिंदी होता है। अब मैं उर्दू मीडियम के लिए ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लैंग्वेज 2 होती है वो मराठी भी ले सकते हैं, मराठी भी जिसकी कमांड है वो मराठी भी ले सकते हैं। और तीसरे नंबर पर इंग्लिश ऑप्शन है। मेरी नज़र में इंग्लिश लो मत, ठीक है। इंग्लिश लो मत सीटेट में, हिंदी लो या मराठी लो। जो सब्सक्राइबर जिनको मेरे अपने चैनल के जरिए फायदा हुआ था, मैंने इसके पहले भी 1-1.5 साल पहले वीडियो बनाया था, उससे उनको फायदा हुआ और वो पास हुए। कई बार मैंने फोर्सफुली बताया था, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि ये न्यू कमर्स का उससे फायदा हो जाएगा। लैंग्वेज 2 में जो है एक तो हिंदी लो, नहीं तो फिर मराठी लो। इंग्लिश ज़्यादातर लो मत, उर्दू वाले, ठीक है। जिसकी कमांड है 100% वो ले सकते हैं। अब अगर मराठी मीडियम वालों की बात करो तो तुमको मराठी मीडियम वालों को पहले नंबर पर मराठी लेना होता है, ये तो हमारी मदर टंग है। सेकंड नंबर पर इंग्लिश लो मत। तुम्ही सेकंड जे लँग्वेज असते म्हणजे भाषा 2 जी असते सीटीटीची, ते हिंदी सिलेक्ट करा माझ्या मते इंग्रजीपेक्षा, कारण ते जे आहे सोपी जाणार तुम्हाला। म्हणजे जास्तीत जास्त प्रमाण असा असते तुमच्या मराठी माध्यमामध्ये की जे इंग्रजी पुढे दिसते आपल्याला, तरी इंग्रजी सिलेक्ट करून टाकतो आपण। तसं नसते, तुम्ही हिंदी एकदा तुम्ही सिलेक्ट करा, भाषा 2 तुम्हाला फायदाच होणार त्याचा, मला खात्री आहे, ठीक है। अब ये 2 चीज़ें उर्दू मराठी मीडियम की। इंग्लिश मीडियम की बात करूँ तो आपको तो पता है, पहला लैंग्वेज आपका इंग्लिश आएगा, दूसरा आपके दिल पर है, सीधी सीधी आप लोग हिंदी ले लो। और हिंदी मीडियम वालों की बात ऐसी है कि उनको पहला हिंदी लेना होता है और दूसरा उनको कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो इंग्लिश ले लेते हैं या फिर मराठी लेना होता है। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले शायद मराठी लेंगे, नहीं लेंगे पता नहीं। अब दूसरे मीडियम वालों का तो ये इन्हीं का जो है जनरली माहौल है महाराष्ट्र में, तो उस हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। लेकिन पूरे ओवरऑल इंडिया में जहाँ कहीं पर भी मेरा चैनल देखा जा रहा है तो ये चीज़ें। अब इसके बाद में बात आती है अपने ये सिलेक्ट करने की। ये फॉर्म में तुमने भर दिए, जब वो पेपर आता है तो हाथ में तो 2 लैंग्वेज जो होते हैं, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, ये 60 मार्क का होता है। इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है तुमको। 1 महीने के स्टडी में जो है तुमको शायद ही इसकी जो है मटेरियल अवेलेबल हो, उर्दू मीडियम वालों को ज़्यादातर अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है लैंग्वेज 1 पे टारगेट करके तुम 25 मार्क आराम से ले सकते हैं। और दूसरा जो लैंग्वेज 2 है उसमें 25, यानी 60 में से मैं मिनिमम जो है 50 और 50 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो 50 भी ले लिए तुमने तो तुम आधे से ज़्यादा पास यहीं पर हो गए। अब बचे बाकी के 90 मार्क। ये 90 मार्क में तुमको साइकोलॉजी मुश्किल रहेगा। अब मैं प्रकाशन बताऊंगा। पहले 2 जो लैंग्वेज होते हैं इनके लिए कोई पब्लिकेशन नहीं है, कोई मटेरियल ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। साइकोलॉजी के लिए मैं तुमको एक ही बात बोलूँगा, क्लियर कट बोलूँगा, जो है लेट्स लर्न जो हिमांशी सिंह का चैनल है वो तुम फॉलो कर सकते हो, उससे तुमको 100% फायदा होगा। इसके अलावा तुमको प्रतीक शिवालिक बोल के एक सर है, उनका चैनल अगर तुमने फॉलो करे तो तुम 100% जो है उसका फायदा होगा। और तीसरे नंबर पर अध्ययन मंत्रा जो है, ये 3 चैनल जो है अगर तुमने फॉलो कर लिए तो तुम 100% उसका फायदा उठा सकेंगे साइकोलॉजी में भी और सीटेट के पूरे एग्जाम में। ये जो साइकोलॉजी टफ होता है। अब अगर प्रकाशन की बात करूँ मैं तो तुम अरिहंत पब्लिकेशन ले सकते हैं, बहुत ट्रस्टेड पब्लिकेशन है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है अरिहंत के, वो ले सकते हैं तुम अगर तुमको पढ़ना ही है तो। इसके बाद में आ जाओ, अगला ठप्पा है अपना मैथमेटिक्स का। पहले पेपर में मैथमेटिक्स जो है 15 मार्क का नॉर्मली आता है। नॉर्मली यानी एकदम जमा नफी ज़रब तकसीम जो है, यानी कि प्लस माइनस और जिसको बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन, ये 4 ही जो इसमें होता है जनरली आमतौर पे। लेकिन बाकी का जो 15 मार्क का होता है हाउ टू टीच मैथ्स, यानी कि मैथ्स कैसा पढ़ाएंगे, एक पेडागोजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। एज ए टीचर तुम मैथ्स कैसा पढ़ाओगे, तुम कैसा हैंडल करोगे, तुम क्लासरूम में क्या करोगे, तो ये पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है, इसको तुमको वहीं पर देखकर जो क्लिक करना होता है। इसके अलावा जो है नज़रियात जो होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्याजे, इसके अलावा वाइगोट्स्की, उसके बाद में हमारे बहुत से जो है ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं उनके जो है नज़रियात है, सोक्रेटिस वगैरह वगैरह वगैरह, इनके जो आते हैं 5-7 मार्क के लिए, ये 5-1 मार्क के लिए ये हो जाता है। तो यह हो गया साइकोलॉजी। मैथमेटिक्स में तुमको जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो न्यूमेरिकल्स में 15 में से कम तुमको 10 से 12 मिलना तो मज़ा है, और मिल भी सकते हैं अगर तुमने सही दिल पे लिए तो। नीचे का जो पेडागोजिकल जो साइकोलॉजी होता है उसमें तुमको 15 में से जो है 10 भी मिल गए तो बहुत है। ऊपर तुमको 10-12 मिल गए, यहाँ पर 10 मिल गए, यानी कि 20 के अराउंड में यहाँ पर मिल गए तो भी बहुत है। वहाँ 50 और ये 20, ये हो गए 70। आप बचे अपने पास 60 मार्क बाकी के। तो कहाँ पर साइकोलॉजी में कितने हो गए, उधर 50, ये 20, और मैथमेटिक्स में तुमको 15-20 आराम से मिल जाते, यानी कि 15 साइकोलॉजी में अगर 15 भी मिले और फर्स्ट लैंग्वेज में अगर 45 भी मिले, फर्स्ट सेकंड लैंग्वेज में 60 हो गए। अब बचे मैथमेटिक्स में तुमको आराम से 20 मिल जाते, 80। और साइकोलॉजी जो ईवीएस होता है इसका उतना कुछ खास नहीं होता है, एकदम नॉर्मल टाइप का होता है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है बाई चांस सीटेट जो है बहुत टफ लेवल के जो है क्वेश्चंस पूछ लेता है, लेकिन नॉर्मली जो है सीटेट के अंदर का जो लेवल होता है वो हमारे समझ के जैसा होता है। तो ईवीएस जो है तुम कवर कर सकते हैं, ईवीएस में तुमको 10 से 15-20 मार्क आराम से मिल जाती है, यानी होल एंड तुम 95 से 100 तक पहुंच सकते हैं, ये बात पक्की है, ठीक है।
अब जो है ये 100 में पहुंचने का इसलिए बोल रहा हूँ मैं 95 तक या 100 तक जाने का, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में माइनस भी हो सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम उसने जो है शुरू किया है, उस हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। तो ये बोले इंसोल्ट बात ये है, मुझे 100 की एक बात यही बोलनी है कि लैंग्वेज और लैंग्वेज 2 ये 2 लैंग्वेज पे तुम कॉन्सेंट्रेट करो, तुम 100% सीटेट पास हो जाती। अरिहंत की पब्लिकेशन यूज करो, और मैंने जो 3 चैनल बताया वो तुम बिल्कुल फॉलो करो, तुमको उसका 100% फायदा होगा, ठीक है। लेकिन हमारी पॉजिटिविटी कितनी है ये डिपेंड करता है उस पर। तुम नींद में से उठ के जाके बस पेपर दे देंगे, बोलेंगे आपने बोले थे सर हुआ नहीं, तो ऐसा नहीं होते रहता। तुमको जो है अगर एग्जाम को पास करना है तो तुमको उठकर मेहनत करके कुछ तो भी करना होगा। 4-5 महीने की स्टडी बिल्कुल भी मत करो सीटेट के लिए, 4-5 महीने की बिल्कुल भी करो मत, ये सीधा सीधा अपने आप को फ्रस्ट्रेट करना है। 1 महीने की स्टडी है और तुम्हारा अगर दिमाग ही बहुत है उसके तरफ, पास ही करना है, एनी हाउ करना है, तो तुम 1.5 महीना करो। इससे ज़्यादा स्टडी कोई फायदे की नहीं है। जंबलिंग है वो, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, और सॉल्यूशन जो मिला तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं, ऐसी बात है, 3 इडियट्स के जैसी बात होती। इसलिए बहुत कूल माइंड से सीटेट को पास कर सकते। बात आती है पेपर 2 की। पेपर 2 में जो होता है सेम यही सब्जेक्ट होता है। पहले नंबर पे साइकोलॉजी होता है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। यहाँ पर भी आपको जो मैंने पिछले बारी में बोला वही लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जितना हो सके उतना। उर्दू और मराठी मीडियम वाले सेकंड लैंग्वेज हिंदी लो, ठीक है। अब बात आती है साइकोलॉजी, यहाँ पर भी साइकोलॉजी टफ होती है, वही चैनल फॉलो करना है यहाँ पर भी, लेकिन इसका जो साइकोलॉजी और भी हाई होता है सेकंड पेपर का। अब बात आती है बाकी के 60 मार्क पर। सोशियोलॉजी जो 60 मार्क का पूछता है, ये CBSE के जो है 5वीं से लेके तो 10वीं तक की किताबों का पूछता है। टफ होता है, अच्छा खासा टफ होता है साइकोलॉजी। तो यहाँ तुमको कवर करना है पब्लिकेशंस के जरिए या फिर वीडियोज के जरिए। इसमें भी कई चैनल्स है। तो पब्लिकेशन में मैंने बोला अरिहंत जो है मुझे ट्रस्टेड लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उपकार पब्लिकेशन है, ये भी बहुत अच्छा है, ऑनलाइन मिल जाते हैं अमेजॉन वगैरह पे। तो यहाँ पर तुमको अच्छी डीप स्टडी करनी होती है, 60 मार्क का सोशियोलॉजी। अब सेम 3 सब्जेक्ट वैसे ही है साइंस मैथ्स वालों के लिए, लेकिन साइंस मैथ्स अलग है। साइंस और मैथ्स इनका टफ होता है, अच्छा खासा टफ होता है, CBSE का होता है। तो तुमको यहाँ कवर करना होगा तुम्हारी मेहनत के जरिए अच्छे खासे। 60 में से तुमको कम से कम जो है 30 से 35 मार्क लाना होगा, और बचे हुए 90 में से बाकी लेना होगा तुमको, ठीक है। यानी कि 60 में से तुमने 35 भी ले लिए, तो इधर तुम 90 में से तुमको जो है कम से कम जो है 60 तो भी मिलना, ठीक है। इधर 90 में से तुमको 60 से ज़्यादा ही मिलते। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में खाली तुम 50 का टारगेट बनाओ, बाकी तुमको 100 तक तुम ईजी आ जाते। यही मेथड है, इसके अलावा कोई नया नवेला मेथड है नहीं, कोई बड़ी बात है नहीं अगर तुमने ये करने लगे तो, ठीक है। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये जो मैंने 2 बोला सोशियोलॉजी और साइंस मैथ, ये थोड़े टफ है, तो उसके लिए मेहनत करनी होगी। 1.5 महीना अगर देते होंगे तुम 100% पास हो सकते, लेकिन सीरियसनेस के साथ। वो ऐसा तुम 5 महीने भी देंगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। सीटेट जो है गवर्नमेंट के जॉब के लिए भी लागू है, और सीटेट प्राइवेट पर अगर जाना चाहता है कोई महाराष्ट्र वाला तो उसको भी लागू है, कोई मसला नहीं है अपना। कोई भी मीडियम वाला जो है ये एडवाइस को मेरे फॉलो कर सकता है, अगर तुमको ठीक लगती है तो कर सकते। फ्रेशर्स के लिए है अपना, अगर तुम्हारे कोई फ्रेशर्स होंगे तो उन तक भी ये वीडियो पहुँचाओ। और जो है मैं बात जो बोल रहा हूँ, अगर नहीं ठीक लगता है तो इसको स्किप कर सकते, तुम ये एडवाइस को नहीं भी मान सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि तुमको ऐसा नहीं लगना कि मेरी एडवाइस पर अमल करने के बाद में तुम फेल हो गए या फिर तुम पास हो नहीं सके। क्यों नहीं हो सके, ये सवाल तुमने मुझे नहीं आकर पूछना, उस हिसाब से बोल रहा हूँ। अदरवाइज जो सीरियसली फॉलो करेंगे वो जरूर जो है कामयाब होगा, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा टॉपिक है अपना, जो हमारा महाराष्ट्र है, इसमें शिक्षक भर्ती को कितना जो है शिक्षक भर्ती जो है हो रही है, तो महाराष्ट्र की पूरी भर्तियों में क्या जो है रिजर्वेशन का परसेंटेज है। तो महाराष्ट्र की जो भर्ती होती है, महाराष्ट्र की हर भर्ती में, कोई भी भर्ती रहो, अपनी शिक्षक भर्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने पास शिक्षक भर्ती का माहौल है तो वो बोल रहा हूँ। जो SC कास्ट होती है, जिसको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उसको 13% जो है आरक्षण है। ST जो होती है, शेड्यूल ट्राइब जो होती है, उसको 7% आरक्षण है। इसके बाद में अगर मैं OBC की बात करूँ, OBC कैंडिडेट, उनको 19% आरक्षण है। अब मैं इसकी वजाहत भी करके बताऊंगा, गौर से सुनना है आपको। SBC कैटेगरी को यानी कि स्पेशल बैकवर्ड क्लास को 2% आरक्षण है। EWS को हम जानते हैं 10% आरक्षण है। EWS वही कैटेगरी होती है जो ओपन में आते हैं, अदर किसी भी कास्ट को EWS लागू नहीं है। NTA जिसको हम VJ कहते हैं, तो VJ को जो है अपने महाराष्ट्र में 3% आरक्षण है। NTB जो है नोमैडिक ट्राइब जो होती है B, इसको जो है 2.5% आरक्षण है। NTC को जो है 3.5% आरक्षण है, और NTD को जो है 2% आरक्षण है। ये पूरा जो है रिजर्वेशन मिलाकर 62% होता है। अब बचा है 38%, ये 38% होता है ओपन के लिए। बिल्कुल जैसा तुमने सोचे वैसा नहीं है, जैसा तुमने अभी मेरा 38% बोलते थे जैसा दिमाग में ला लिया, अरे वाह कितना ज़्यादा आरक्षण है इनको, तो ये बात ज़हन में रखो। अब मैं आगे बताने वाला हूँ। ये पूरे रिजर्वेशन से मेन रिजर्वेशन, इसके अलावा जो है हर कैटेगरी में समांतर आरक्षण होता है, तो वो उसका जो उस कैटेगरी में से डिवाइड किया जाता है। जैसा कि मैं अगर बात करूं, मैंने बोला कि 13% SC कैटेगरी को, तो SC कैटेगरी में से जो 30% महिला होती है, तो उनको जैसा अगर 100 में से अगर 13 जगह आती है SC कैटेगरी की, एक मिसाल के तौर पे, तो उसमें से 13×3 जो 3.9 यानी कि 4 जगह, 100 में से 13 जगह आती है, तो 4 जगह जो है SC की महिला को चली जाती है समांतर में, ठीक है। ऐसे यानी कि 500 जगह आती है, तो 500 जगह किसकी, मिसाल के तौर पे SC कैटेगरी की आती है, तो 500 में से 5 दिया
15, 150 जगह जो है सीधे सीधे महिला को चली जाती है। अब इसमें से हर चीज है, समाजी सैनिक वगैरह वगैरह वगैरह, ये डिवाइड होकर समांतर आरक्षण न्याय जो ब्लॉक आता है आखिरी में डब्बे के, जब एडवर्टाइजमेंट आएंगे, जब तुम खुद देख लेंगे, लास्ट के डब्बे में जो आता है वो होता है सबके लिए। अब उसका भी एक जो है रूल है, वो भी बताऊंगा मैं। ऐसा जैसा मैंने बताया, ऐसा हर कास्ट में जो है समांतर आरक्षण होता है। 38% ओपन के लिए होता है। अब ये 38% जो होता है, जो रिजर्वेशन होता है ओपन के लिए, इसमें सब आ जाते हैं। ये जितने मैंने कास्ट बयान करा, ये सब के सब ओपन के भी लिए एलिजिबल होते हैं महाराष्ट्र के हर भर्ती में। मिसाल के तौर पर कोई, अब यहाँ पर तुमने जैसा जनरली अपने उर्दू मीडियम वालों के जो एक मैंने कमेंट्स पढ़ा, सर कंफ्यूजन है, तो कुछ भी नहीं है। यानी कि मैंने जो बताया ये चीज़ें 100 जगह आई, एक मिसाल के तौर पर, एक मिसाल बोल रहा हूँ मैं, या 1000 जगह आ गई उर्दू मीडियम में, तो उर्दू मीडियम में 1000 जगह आई तो 190 ओबीसी की पक्की है, ठीक है। बाकी की जो चीज़ें हैं, बाकी के जो रिजर्वेशन है उनको उनके हिसाब से, जैसा वीजे वालों को 100 में से 3 जगह होती है, इसके अलावा वीजे को और एनटीबी को 2.5 जगह होती है, वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें होती है। ये यही है। अब जैसा कि 100 में से 10 जगह ईडब्ल्यूएस को सीधी सीधी चले जाती है, तो ये चीज़ें। अब मैं प्योर ओपन की जो बात कर रहा हूँ, यहाँ पर वो कैंडिडेट आ जाते हैं कैटेगरी के जो मेरिट हाई लेकर चले जाते हैं। जैसा कि कोई एससी वाला है, वो अगर टेट के अंदर 135 मार्क लेता है और एससी की जो है लिस्ट क्लोज होती है 130 पे, और ओपन की लिस्ट क्लोज होती है 135 पे, तो वो एससी में ना लगते हुए वो ओपन में जाकर बैठेगा, ओपन की मेरिट उसने क्रॉस करने की वजह से। उर्दू मीडियम में कोई ऐसा ओबीसी कैंडिडेट जिसने 120 ले लिया और ओपन की कैटेगरी की जो है कट ऑफ जो है 115 आई, तो वो 115 के ऊपर होने की वजह से वो सीधा सीधा ओपन में जाएगा और नीचे वाला उसका ओबीसी वाला ऊपर चले जाएगा। यानी कि वो ऐसा जाएगा ऊपर से, और ये इसका कम मार्क वाला जो है नीचे से ऊपर आते जाएगा। यही उसका उसूल है। ये चीज़ें हैं, ये यही तरीके से जो है कैटेगरी डिवाइड होती है और यही तरीके से उसूल है, ठीक है। अब जैसा कि मेरिट की मैंने बात करा, तो हर कैटेगरी की जो है अपनी अपनी अलग मेरिट होती है, बात ज़हन में रखो, ठीक है। यानी कि महिला की अलग होती है, ओबीसी महिला की अलग होती है, प्योर ओबीसी की अलग होती है, ओबीसी कोई प्रोजेक्ट अफेक्टेड है उसकी अलग होती है, वगैरह वगैरह, तमाम लोगों की अलग होती है मेरिट, ठीक है। जिसने ओपन की मेरिट क्रॉस करा वो ओपन में जाकर बैठ जाता है, ठीक है। अपना तीसरा मुद्दा है नई शैक्षणिक जो नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें जो ऐसा कहा गया है कि डीएड बंद होने वाला है। ये सुनकर बहुत से जो है लोगों को जो है टेंशन आ चुका है, तो उसमें टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। नई एजुकेशन पॉलिसी लागू होना ही था और ये बहुत पहले से चल रहा था कि डीएड कॉलेजेस बंद होने वाले हैं। तो अच्छा हुआ डीएड कोर्सेज बंद हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल से ही बंद हो जाएंगे। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023-24 से लागू होंगी। वो लागू होने के बाद में 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स जो होता है 12वीं के बाद में बीएड, 4 साल का बीएड जो है करना होगा, जिसका नाम हो गया इंटीग्रेटेड कोर्स, जिसको बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड ऐसा नाम दिया गया है। यानी कि आपको अलग से बीए और अलग से बीएड करने की जरूरत नहीं, वो 4 साल में ही आपका हो जाएगा। इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स। 2030 तक नियर अबाउट जो है ये डीएड जो है पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, या 2025 तक भी हो सके। लेकिन जिनका डीएड हो चुका है उनको चांस नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। वो जब तक भी जो है उनके पास जो डिप्लोमा है, वो शासन एक जो है लिमिट देंगी, एक उसूल बनाएंगी कि भाई ये इतने साल तक आपको जो है अप्लाई आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका नुकसान नहीं होना। लेकिन इसके बाद में जो है बीएड जो है कंपलसरी हो चुका है और डीएड का जो वजूद खत्म हो चुका है। अच्छी भी बात है वो, क्योंकि डीएड का जो है हाल यूं भी बुरे थे 2010 के बाद से, तो बीएड अब इंटीग्रेटेड कोर्स के रूप में सामने आया है और बहुत से ऐसे चेंजेस आए हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जो आप जानते हैं नई शैक्षणिक नीति की वजह से। और 10वीं और 12वीं का बोर्ड कायम रहेगा, ऐसा साफ कर दिया गया है कि वो खत्म नहीं किया गया है। बाकी आज के वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी, वीडियो अच्छी थी होंगे तो लगी होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। अपने जो है न्यू कमर जो ज़रूरतमंद है, सीटेट पास करना चाहते हैं, उन तक ज़रूर ये वीडियो पहुंचाओ। और आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताओ। अदरवाइज मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।